Evening to everyone. As far as today's class is concerned, I believe हमने last session जो day before yesterday था उसमें question number 18 तक discuss कर लिए थे. Yeah, so this was the question which we were discussing in the last class, जहाँ पे मेरा disconnect हो गया था. जो basic question था कि first suit अगर A और B के बीच में tenancy के points पे है और कोर्ट उस सूट को अगर डिसमिस कर देता है stating with the observation that the B is the mortgagee. सो अगर दोबारा से पार्टीज के बीच में फ्रेश सूट आता है ए और बी के बीच में रिडम्पशन का सूट आता है मॉर्गेज जो रिलेट करता है सो कंस्ट्रक्टिव रेज़ जुडिकाटा लगेगा या नहीं, ये आपका सवाल था. एंड द आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वाज कि नाइदर द एक्चुअल रेज़ जुडिकाटा नॉर द कंस्ट्रक्टिव रेज़ जुडिकाटा इज एप्लीकेबल बिकॉज क्या था, टाइटल डिफरेंट है. फर्स्ट सूट में और सब्सिक्वेंट सूट में अगर पार्टीज का टाइटल डिफरेंट हो जाए तो रेज़ जुडिकाटा की एप्लीकेशन जो है वो नहीं होती है. So the answer to question number 19 was option number D, that is none of the above. So we are coming to the next question. ठीक है, the next question which we have for today is which of the following section of CPC deals with the precept? कौन सा सेक्शन है CPC का जो प्रिसेप्ट के पॉइंट से डील करता है? It is section number 42, 43, 45 और 46. Is anyone of you who can tell me the answer? ये श्रीनी ने आंसर दिया, दैट इज सेक्शन नंबर 46. वेरी करेक्ट. देखो एग्जीक्यूशन से रिलेट करता है हमारा सेक्शन नंबर 46 का जो एरिया है. प्रिसेप्ट, जिन लोगों ने अभी तक सीबीसी की क्लासेस में एग्जीक्यूशन वाला एरिया अभी तक डिस्कस नहीं किया है, ठीक है, और इन द मॉर्निंग सेशन एज वी विल डू द एग्जीक्यूशन इन द लास्ट क्लासेस. सो प्रिसेप्ट इज बेसिकली क्या है कि जैसे मान लीजिए एक कोर्ट ने एक पर्टिकुलर केस में डिक्री दे दिया है, लेकिन डिक्री देने के बाद जो एग्जीक्यूशन होना है वो किसी और कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में होने वाला है. जैसे मान लीजिए आपकी धर्मशाला की कोर्ट ने डिक्री पास किया और जो प्रॉपर्टीज अगर अटैच करनी है या अदरवाइज कुछ और भी करना है वो किसी और कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में है, तो या तो ये होता है कि हम डिक्री की एग्जीक्यूशन जो है वो दूसरी कोर्ट में फाइल कर दें, ठीक है, या फिर जो एग्जीक्यूशन का प्रोसेस है वो ऑल टुगेदर दूसरी कोर्ट में चला जाएगा. लेकिन अगर कभी भी हमें टेम्परेरीली अटैचमेंट करवानी हो प्रॉपर्टीज की, एग्जीक्यूशन होने से पहले अगर टेम्परेरी अटैचमेंट करवाना हो, सेक्शन नंबर 46 इस रूल को डिस्कस करता है और इसी को हम प्रिसेप्ट के नाम से जानते हैं. दैट इज द टेम्परेरी अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टीज, सो दैट कि उन प्रॉपर्टीज को जो जजमेंट डेटर है वो डिस्पोज ऑफ ना कर पाए. तो प्रिसेप्ट का जो प्रिंसिपल है हमारा, दैट इज गिवन इन सेक्शन नंबर 46 ऑफ द सीपीसी. जब मॉर्निंग सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे तो वी विल डिस्कस इट इन डिटेल. सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. अगला क्वेश्चन भी आपके एग्जीक्यूशन से ही रिलेट करता है. मेनी ऑफ यू हैव नॉट डन द एग्जीक्यूशन एरिया, सो लेट मी टेल यू दैट व्हाट इज द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 21. देखो क्वेश्चन है, in an execution of any decree of maintenance, dash of the salary of the judgment debtor is not liable to be attached. ठीक है, कि अगर कभी भी किसी व्यक्ति के अगेंस्ट मेंटेनेंस का केस चल रहा था और मेंटेनेंस के केस में उसके अगेंस्ट डिक्री पास हुई है, क्या हुआ है, मतलब मान लीजिए हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट है, वाइफ हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम करती है. सो मेंटेनेंस के केस में अगर हस्बैंड इज अ जजमेंट डेटर, हस्बैंड जजमेंट डेटर है, मतलब क्या हुआ कि हस्बैंड को मेंटेनेंस जो है वो देना है. सो हस्बैंड की सैलरी का कितना पोर्शन जो है वो एग्जीक्यूशन के दौरान अटैच नहीं किया जा सकता. व्हाट इज द पोर्शन ऑफ द सैलरी ऑफ द जजमेंट डेटर व्हिच इज नॉट लायबल टू बी अटैच्ड. तो यहाँ पे वी हैव द ऑप्शंस, दैट इज 1/3 ऑफ द सैलरी, 2/3 ऑफ द सैलरी, first 1000 and 2/3 of the remainder, and the D option is first 1000 and 1/3 of the remainder. देखो हमारे सेक्शन नंबर 60 के अंदर 60 सीपीसी में कौन सी प्रॉपर्टीज को अटैच किया जा सकता है, कौन सी प्रॉपर्टीज को अटैच नहीं किया जाएगा, ये पूरा सेक्शन 60 के अंदर एक कंप्लीट प्रोविजन रखा गया. और उसी में अगर मेंटेनेंस के केसेस है तो कितना अमाउंट सैलरी का आप अटैच कर सकते हो, और अगर अदरवाइज कोई मैटर है उसमें हम कितना पोर्शन जो है वो अटैच कर सकते हैं. सो इट इज ऑल टुगेदर मेंशन्ड इन सेक्शन नंबर 60 ऑफ द सीपीसी. मेरे पास ऑप्शंस आ रहे हैं डी और सी. रेदर द राइट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, इसका राइट आंसर है 1/3. मेंटेनेंस के केसेस में सैलरी का 1/3 हिस्सा जो है वो अटैच नहीं होता है, ठीक है. अगर कोई और केस हो ना जिसमें कोई और
केस में आपको डिक्री मिली है तो जजमेंट डेटर की सैलरी को अगर अटैच करना हो सो उसमें सिचुएशन अलग हो जाती है, लेकिन इफ द सिचुएशन इज ऑफ द डिक्री फॉर मेंटेनेंस का केस है सो जजमेंट डेटर की 1/3 सैलरी इज नॉट लायबल टू बी अटैच्ड, बाकी का पोर्शन जो है उसकी अटैचमेंट की जा सकती है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। द नेक्स्ट वन इज, जस्ट होल्ड ऑन, yeah, the next question is the jurisdiction which confers the sole power on the court or the tribunal to try a case. The jurisdiction which confers a sole power on court or tribunal to try a case is called as concurrent jurisdiction, special jurisdiction, exclusive jurisdiction और appellate jurisdiction। ठीक है, अगर किसी कोर्ट को सोल पावर किसी मैटर को सुनने की दी गई है तो उस जुरिस्डिक्शन को हम क्या मानते हैं? इट इज कॉन्करेंट, स्पेशल, एक्सक्लूसिव और एपेलेट जुरिस्डिक्शन। यस एवरीवन, यू ऑल कैन मेंशन योर आंसर्स टू मी। ठीक है, सो शालिनी इज गिविंग an answer over here, that is option number C, that is exclusive jurisdiction. Very good, option number C is the right answer। देखो exclusive jurisdiction clause होता है, आप लोगों को जब हम सेक्शन नंबर 9 डिस्कस कर रहे थे सीपीसी की क्लासेस में, सो देयर वी हैव डिस्कस्ड कि एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन क्लॉज क्या होता है। कभी कभी किसी लॉ के अंदर एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन क्लॉज या फाइनलिटी क्लॉज जिसको कहते हैं वो बनाया गया होता है, जिसके बेसिस पे सिर्फ एक कोर्ट या ट्राइब्यूनल को वो पावर होती है उस तरह के केसेस को सुनने की। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, वेरी गुड। कमिंग टू द नेक्स्ट वन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड बाय एक्सप्रेशन सूट्स ऑफ सिविल नेचर। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सूट ऑफ सिविल नेचर का सूट बताया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सूट्स रिलेटिंग टू कास्ट क्वेश्चन, सूट्स रिलेटिंग टू द रिलीजियस ऑफिस, सूट रिलेटिंग टू द रिलीजियस राइट्स, सूट्स रिलेटिंग टू द रिलीजियस सेरेमनी। सो विच ऑफ द फॉलोइंग is covered with the expression suits of civil nature? I believe everyone can give this answer to me. Yes, everyone. Kindly recall section number 9, explanation number 1, explanation number 2, and you will get the right answer. That if the suit is related to a religious office, ठीक है, मेरे पास ऑप्शन नंबर बी काफी लोगों ने मेंशन किया है क्वेश्चन नंबर 23 का, एंड ऑप्शन नंबर बी इज द वेरी राइट आंसर। द आंसर इज बेस्ड अपॉन सेक्शन नंबर 9, एक्सप्लेनेशन नंबर 1। वेरी गुड। So coming to the next one, ठीक है, an application under order 9 rule 7, अभी रिसेंटली अपने क्लासेस में डिस्कस भी किया ये एरिया। an application under order 9 rule 7 can be made within how many days? That is 15 days of the order, within 30 days of the order, any time during the pendency of the suit, at any time on or before the next date of hearing। order 9 rule 7 की एप्लीकेशन कितने समय में या कब लगती है? ऑर्डर 9 रूल 7 को रिकॉल करो। किसी भी क्वेश्चन का आंसर करने से पहले हमें रिकॉल करना चाहिए कि प्रोविजन में क्या था। ऑर्डर 9 रूल 7 का एप्लीकेशन कब लगाया जाता है? 15 दिन में, 30 दिन में, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट, और एट एनी टाइम ऑन और बिफोर द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। यस एवरीवन, ऑर्डर 9 रूल 7 में क्या था? यस, ट्राई टू रिकॉल दैट। एक्स पार्टे प्रोसीड करने का ऑर्डर अगर कोर्ट ने पास किया है, ठीक है, एक्स पार्टे प्रोसीड करने का ऑर्डर अगर कोर्ट ने पास किया है ऑर्डर 9 रूल 61A के अंदर, सो अगली डेट आने से पहले या अगली डेट पे डिफेंडेंट के पास ये ऑप्शन होता था कि वो कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाए, कोर्ट को सफिशिएंट कॉज बताए और कोर्ट को ये कहे कि सर काइंडली आप एक्स पार्टे प्रोसीड ना करें। सो ऑर्डर 9 रूल 7, नहीं शालिनी आप 30 डेज पे कैसे जा रहे हैं? 30 डेज पे नहीं जाएंगे। ऑर्डर 9 रूल 7 ध्यान में लाओ। ऑर्डर 9 रूल 7 क्या है? अभी मैंने रिपीट किया कि अगर ऑर्डर 9 रूल 61A के अंदर कोर्ट एक्स पार्टे प्रोसीड करने का निर्णय ले चुका है तो उस डेट से लेके अगली डेट आने तक, ठीक है, अगली डेट आने तक और नेक्स्ट डेट पे जो भी अगली डेट लगाई गई है, डिफेंडेंट के पास ऑप्शन होता है कि वो कोर्ट में सफिशिएंट कॉज बताए और कोर्ट के सामने मेंशन अगर वो कर देता है कि किस कारण से वो पिछली डेट पे नहीं आ पाया था, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कोर्ट उसकी एप्लीकेशन को अलाउ कर सकता है और
केस को बाय पार्टे प्रोसीड जो है हम कर सकते हैं। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एट एनी टाइम ऑन और बिफोर द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। 30 डेज जैसे यहाँ पे ऑप्शंस में लिखा है, हमारे माइंड में क्लिक करता है क्योंकि ऑर्डर 9 में 2 जगह 30 डेज का प्रोसेस आता है, लेकिन वो कब आता है? जब डिसमिसल इन डिफॉल्ट हो चुका हो। Are you people recollecting it? अगर डिसमिसल इन डिफॉल्ट का ऑर्डर पास कर दिया है कोर्ट ने ऑर्डर 9 के रूल नंबर 8 के अंदर, तो फिर 30 डेज के अंदर प्लेंटिफ को सूट को रिस्टोर करवाने की एप्लीकेशन लगानी होती है, या फिर अगर एक्स पार्टी डिक्री पास हो चुका है उस डिक्री को सेट असाइड करने के लिए ऑर्डर 9 रूल 13 की एप्लीकेशन 30 डेज के अंदर लगती है। लिमिटेशन एक्ट का आर्टिकल नंबर 122 और 123 रिस्पेक्टिवली है ना, वो इन प्रोविजंस के लिए हम अप्लाई करते हैं, तो 30 डेज वहां पे। बट व्हेन इट कम्स टू ऑर्डर 9 रूल 7 ऑफ द सीपीसी, इट सच एप्लीकेशन कैन बी मेड एट एनी टाइम ऑन और बिफोर द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज an appeal from the original decree lies on the question of fact, question of law, both questions of law and fact, only on the substantial question of law। सोच समझ के आंसर देना, जब जल्दबाजी नहीं है। देखो जल्दबाजी करते हो आप लोग। सेकेंड अपील तो मैंने पूछा ही नहीं, सेकेंड अपील थोड़ी है, इट इज अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री। जो जल्दबाजी करेगा वो एग्जाम में अपना आंसर गलत करेगा, इसका ध्यान रखिएगा। अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री लाइज ऑन द क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, क्वेश्चन ऑफ लॉ, बोथ क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट, ओनली सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। यस एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 25। सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पे सिर्फ सेकंड अपील जाता है, सेकंड अपील जाता है, लेकिन अगर ओरिजिनल डिक्री से अपील करना है इट मे बी ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ और इट मे बी ऑन द क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। ठीक है, नहीं जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन ऑफ लॉ पे जाएगा। सेक्शन नंबर 96 आप रेफर करेंगे, सेक्शन नंबर 96 में लिखा गया है कि अपील फ्रॉम द ओरिजिनल डिक्री मे लाई on the questions of law as well as on the question of facts। जरूरी नहीं है कि फैक्चुअल पे जाएगा, जरूरी नहीं है लॉ पे जाएगा, दोनों पे जा सकता है, लेकिन when it comes to the substantial question of law तो सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट में सेकंड अपील जाता है। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट वन। क्लियर हो गया? सेक्शन क्वेश्चन नंबर 25। सेक्शन नंबर 96 आप लोग बेरेक्स में अगर देखें तो यू विल गेट द प्रोविजन ओवर देयर, एंड द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 25 इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है, क्वेश्चन ऑफ लॉ या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे ओरिजिनल डिग्री से अपील जा सकता है। अगला सवाल है सेक्शन नंबर 35 कैपिटल ए से आपका क्वेश्चन है। 35 कैपिटल ए जनरली हमारी कॉस्ट से रिलेटेड एरिया है। देखो सेक्शन नंबर 35 कैपिटल ए, 35 बी एंड ऑर्डर नंबर 20 कैपिटल ए, ये चार प्रोविजंस जो है ये कॉस्ट से रिलेट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 26 हमारे सामने लिखा है कि कॉस्ट अंडर सेक्शन 35 कैपिटल ए ऑफ सीपीसी कैन बी इम्पोज इन अपील इन रिवीजन बोथ ए एंड बी और नीदर ए नॉर बी। यस एवरीवन, सोच समझ के आंसर करिएगा। ठीक है, सेक्शन नंबर 35 को रिकॉल करें, अगर पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा है तो फिर मैं आपको आंसर बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 26 रिलेटेड विद सेक्शन नंबर 35 कैपिटल ए। यस एवरीवन, सेक्शन नंबर 35 कैपिटल ए जो है ना अपील्स में अप्लाई होता है ना रिवीजन में अप्लाई होता है, इट मेयरली अप्लाइज ऑन द सूट्स। ठीक है, सो सूट्स एंड एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स की जहां तक बात है उन पे ये अप्लाई होता है। 35 कैपिटल है, अपील्स और रिवीजंस पे अप्लाई नहीं होगा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगर आप लोगों के पास बेरेक्ट होगा ना तो बेरेक्ट में सेक्शन नंबर 35 में मेरे ख्याल से सेकंड या फर्स्ट या सेकंड लाइन में आपको ये प्रोविजन मिल जाएगा, तो उसको मार्क भी कर लेंगे। ठीक है, जब क्लासेस में डिस्कशन करना है तो मैं आपको बता भी दूंगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा है द एक्सपेंसेस ऑफ कमीशन हैव टू बी बोर्न बाय। ठीक है, देखो होता क्या है कि कभी कभी कोर्ट को कमीशंस इशू करने होते हैं। कमीशंस मींस कि जैसे मान लीजिए एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी को खाली करवाया, वहां से किसी से मैंने प्रॉफिट्स लेने हैं, जब मैंने प्रॉफिट जिसको आप बोलते हैं वो लेने हैं, रेंट्स रिकवर करने हैं या समथिंग लाइक दैट। सो आपने या फिर किसी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन देखनी है, मार्केट वैल्यू देखनी है, तो आप क्या इशू करते हैं? कमीशन इशू करते हैं। सेक्शन नंबर 76 और हमारा ऑर्डर नंबर 26 जो है सीपीसी का वो कमीशन से रिलेट करता है। और अगर हमने कभी कमीशंस इशू किए, कमीशंस क्या है कि मान लीजिए कुछ हम वकील लोग होंगे जो कमिश्नर से अपॉइंट किए जाते हैं, उनको हम भेजते हैं मौका करने के लिए। सो अगर कमीशन भेजा गया है तो उसका खर्चा कौन उठाएगा, ये सवाल है। दैट एक्सपेंसेस ऑफ द कमीशन हैव टू बी बोर्न बाय
the party at whose instance the commission is issued, the party for whose benefit the commission is issued, both parties in the suit in equal share, or either A or B. Yes everyone, either A or B. So चलिए मैं इसके डायरेक्ट आंसर पे ही स्विच करता हूं. देखो एक्सपेंसेस जो होते हैं, जो कमीशन को भेजने का खर्चा होता है, वो या तो वो पार्टी जिसके इंस्टांस पे हम कमीशन इशू कर रहे हैं, जैसे प्लेंटिफ कहता है कि सर प्रॉपर्टी पे कमिश्नर बिठा दीजिए, ठीक है, तो अगर प्लेंटिफ अप्लाई कर रहा है तो प्लेंटिफ को खर्चा देना है, डिफेंडेंट कर रहा है तो डिफेंडेंट को देना है, या फिर जिस पार्टी के बेनिफिट के लिए कमीशन इशू किया जाता है उसको खर्चा देना होता है. सो ऑर्डर नंबर 26 में वी हैव द राइट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, और इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी रहेगा, दैट इज ईदर ए और बी. ठीक है, ईदर ए or B is the right answer. That's the person at whose instance the commission is issued, or the person for whose benefit the commission is issued have to bear the expenses of commission. अगला सवाल है आपके सामने. In a suit, the list of witnesses has to be filed by the parties before the settlement of issues, after the settlement, at any time, none of the above. Yes everyone. Question number 28. What is the right answer to this question? सोच समझ के जवाब दीजिए. लिस्ट ऑफ विटनेसेस कब देते हैं? ऑर्डर नंबर 16 में जाएंगे. ऑर्डर नंबर 16 के रूल नंबर 1 में इसका जवाब है when the list of witnesses is to be filed. लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट नहीं पूछ रहा है. यस एवरीवन, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की बात नहीं है. डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो प्लेंट के साथ चले जाते हैं, लेकिन लिस्ट ऑफ विटनेसेस कब दी जाती है कोर्ट के अंदर? सिर्फ 2-3 लोगों ने आंसर दिया, बाकी लोग बहुत साइलेंट है. क्लासेस में डिस्कशन हो रही है. ऑर्डर नंबर 16 रूल नंबर 1 के अंदर ये हमारा आंसर रहता है. एंड आफ्टर द सेटलमेंट ऑफ इश्यूज द लिस्ट ऑफ विटनेसेस इज टू बी फाइल्ड बाय द पार्टीज. 15 दिनों का समय मिलता है. ठीक है, जब कोर्ट ने इश्यू फ्रेम कर दिया, विद इन 15 डेज प्लेंटिफ और डिफेंडेंट को अपने अपने विटनेसेस की जो लिस्ट है वो कोर्ट के अंदर जमा करवानी होती है. सो इट इज विद रेफरेंस टू ऑर्डर नंबर 16. अगला सवाल, an application for the restoration of the suit under order 9 rule 9 must be made within. अभी इसका आंसर हमने पहले डिस्कस कर लिया. An application for the restoration of the suit under order 9 rule 9 must be made within 15 days of dismissal, 30 days of dismissal, 60 days of dismissal और 14 days of dismissal. इसका आंसर तो सभी लोग कर सकते हैं. Yes everyone, 30 days of the dismissal. अभी हमने डिस्कस किया कि ऑर्डर 9 रूल 9 के अंदर जो है मेंशन किया गया है कि 30 दिनों के अंदर आपको डिसमिसल का जो ऑर्डर है उसको सेटिसाइड करने की एप्लीकेशन और सूट की रिस्टोरेशन के लिए आपको जो है एप्लीकेशन लगानी पड़ती है. अगला सवाल, इन अ सूट फॉर टाइटल एंड पोजेशन, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, इन द सूट फॉर टाइटल एंड पोजेशन वेयर द लैंड इज इन द ऑक्यूपेशन ऑफ द टेनेंट, द मिसले प्रॉफिट शुड बी अवॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ रेंट, प्रोड्यूस, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, और ईदर ए और बी और सी. सवाल ध्यान से समझिएगा, उसके बाद आंसर दीजिएगा. लिखा है इन अ सूट फॉर टाइटल एंड पोजीशन वेयर द लैंड इज इन द ऑक्यूपेशन ऑफ टेनेंट. तो एक प्रॉपर्टी है, किराएदार के कब्जे में है, आपने एक सूट कंटेस्ट किया है टाइटल का और आप कब्जा चाहते हैं, तो मैनी प्रॉफिट्स जो अवार्ड किए जाएंगे प्लेंटिफ को वो किस बेसिस पे बनाए जाएंगे? रेंट के बेसिस पे, प्रोड्यूस के बेसिस पे, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी के बेसिस पे, या इन दोनों में से कोई भी? So I am getting one answer from Shalini, that is option number A. बाकी लोग बहुत साइलेंट हैं. Yes everyone. So देखो, टेनेंट से प्रॉपर्टी की रिकवरी होगी तो मैंने प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करने के लिए हम रेंट देखेंगे कि टेनेंट जो है वो कितना देता था और कितना उसको देना चाहिए था. ठीक है, सो अकॉर्डिंगली विल सी दैट व्हाट शुड बी द मैनी प्रॉफिट्स टू बी अवॉर्डेड टू द कंसर्न्ड प्लेंटिफ. सो ऑप्शन नंबर A is the right answer. Very good Shalini. The next question is, which of the following is a suit of civil nature? The suits relating to right of worship, suits related to right to the share in the offerings, suits related to the rights of property, and all of the above. Which of the following is a suit of civil nature? हमने जब सेक्शन नंबर 9 डिस्कस किया था, I discuss with you people a list that what are the suits of civil nature and what are not. अरे ऑप्शन नंबर डी पे आप बहुत सारे लोग आ रहे हैं. ठीक है, एक सी पे मुझे आंसर मिल रहा है रिनी का. ठीक है, राइट टू द शेयर इन ऑफरिंग्स वाली चीज ध्यान में लाइए रिनी जी. ठीक है, कि अगर ये वॉलेंट्री ऑफरिंग्स वाला कॉन्सेप्ट नहीं है ना, आप लोगों को मैंने एक एग्जांपल दिया था
कि दो पंडित जी को आपने जो है एक शादी करने के लिए बुलाया और आपने कहा कि आपको 10,000 रुपए मिलेंगे और एक पंडित जी सारे पैसे ले गए और दूसरे को कुछ नहीं मिला, सो ही हैज द राइट टू शेयर इन द ऑफरिंग्स और नॉट? यस और नो? यस और नो? यस, he has the right to get the share in the offerings and it is his civil right. So rights related to rights of worship जो है, that is basically constitutionally protected. Suits relating to the right of the share in the offerings, that is also a civil legal right. Suits relating to the right of property is also civil legal right. So the option number D is a right answer to this question. ठीक है, coming to the next one, just hold on. यस, अगला सवाल है, रेस जुडिकाटा बाइंड्स पार्टीज इन प्रिवीज, स्ट्रेंजर्स, पार्टीज प्रिवीज एंड आल्सो स्ट्रेंजर्स। रेस जुडिकाटा किसको बाउंड करता है? यस, यस एवरीवन, रेस जुडिकाटा बाइंड्स पार्टीज इन प्रिवीज, दैट इज इन ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेंजर्स एंड ऑप्शन नंबर डी में तीनों लोग। ठीक है, सो आई एम गेटिंग द आंसर फ्रॉम यू पीपल, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, यस, पार्टीज इन प्रिवीज। ठीक है, तो रेस जुडिकाटा पार्टीज को, जो कि पार्टीज टू द सूट होते हैं, उनको बाइंड करता है, और प्रिवीज मतलब एनी अदर पर्सन लिटिगेटिंग अंडर द टाइटल होल्डर, जैसे कि फादर की डेथ के बाद सन जो है वो कंटेस्ट कर रहा है, तो वो भी रेस जुडिकाटा से बाइंड हो जाता है। सो प्रिवीज इज अ टर्म व्हिच इज वाइडर देन द पार्टीज। Yes, so parties and privies, और कभी कभी हम इसको synonymously भी यूज कर लेते हैं, that's privity to contract, जिस तरीके से हम पढ़ते हैं। So question number 32 का, as you people are referring to me, that is option number B should be the right answer, and it is the right answer. Coming to the next one, which of the following may operate as res judicata? इनमें से कौन सी चीज जो है res judicata के तरीके से ऑपरेट कर सकती है? A decision on the question of issue of fact, a decision on the issue of फैक्ट, ये मिक्स हो गया है ना, डिसीजन ऑन द इश्यू ऑफ फैक्ट होगा फर्स्ट ऑप्शन, अ डिसीजन ऑन द इश्यू ऑफ लॉ होगा सेकेंड, अ डिसीजन ऑन द मिक्स्ड इश्यू ऑफ लॉ एंड फैक्ट, ये आपका थर्ड ऑप्शन है, एंड ऑप्शन नंबर डी इज ऑल ऑफ द अबव। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मे ऑपरेट एज रेस जुडिकाटा? डिसीजन ऑन द इश्यू ऑफ फैक्ट, डिसीजन ऑन द इश्यू ऑफ लॉ, डिसीजन ऑन मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट, और ऑल ऑफ द अबव। यस एवरीवन, रेस जुडिकाटा किस चीज पे ऑपरेट करेगा? तो फैक्चुअल चीजों पे तो रेस जुडिकाटा लगता ही है, लीगल पॉइंट्स पे भी रेस जुडिकाटा लग जाता है, मिक्स्ड क्वेश्चन अगर लॉ एंड फैक्ट के हैं उन पे भी रेस जुडिकाटा लगता है। सो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। लेकिन अगर इरॉनियस ओपिनियन ऑन द इश्यू ऑफ लॉ होगा तो रेस जुडिकाटा लगेगा या नहीं? यस, यस और नो करके आंसर देंगे। अगर इरॉनियस ओपिनियन है किसी कोर्ट का किसी लीगल पॉइंट पे, तो क्या रेस जुडिकाटा लगेगा या नहीं लगेगा? यस, ये सवाल आपको मैं अलग से बना के दे रहा हूं ताकि मैं चाहूं कि आप लोग आंसर जो है वो प्रॉपर्ली दे पाए। द आंसर इज नो, इरॉनियस ओपिनियंस of the court on the legal points does not operate as res judicata. मथुरा प्रसाद बाजू जायसवाल वर्सेस एनबीजीजी भोई का ये जजमेंट हम लोग ने डिस्कस किया था। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट मे अराइज फ्रॉम द प्रोसीडिंग्स कमेंस्ड बाय एन पिटीशन और एन एप्लीकेशन। इनमें से कौन सी चीज जो है वो पिटीशन या एप्लीकेशन फाइल करने से हमें हासिल होती है? डिक्री, ऑर्डर, बोथ और नन ऑफ द अबव। Yes, everyone. It may arise from the proceedings commenced by the petition or an application. Decree, order, both, none of the above. Question number 34. Right answer is yes, everyone. Quick. सूट फाइल करो तो डिक्री मिलता है, पिटिशन फाइल करो तो ऑर्डर मिलता है, एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो भी ऑर्डर ही मिलता है जनरली। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वेरी गुड। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, the judgment means the statement given by a judge on the grounds of decree or order, none of the above. Question number 35. Judgment means a statement given by a judge on the grounds of decree or order, none of the above. Yes, ये D आंसर क्यों आ रहा है? Judgment means a statement given by the judge on the grounds of, जजमेंट का डेफिनेशन है, डेफिनेशन क्लॉजेस आप लोग अपने अपने बेरेक्स में अगर देखें तो जजमेंट का डेफिनेशन होगा, डेफिनेशन में क्या लिखा है उसको अगर आप एक बार देख लें तो अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 35 का द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डिक्री और ऑर्डर। तो अगर जजमेंट कोर्ट बना रही है, इट इज बेसिकली द स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर। तो जो भी डिक्री
बनाई गई है या जो ऑर्डर है किन ग्राउंड्स पे वो डिक्री और ऑर्डर मिला है पार्टीज को, तो जजमेंट उसमें जो स्टेटमेंट होता है जजमेंट में वो लिखा होता है। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर था। द नेक्स्ट वन इज द बॉडी ऑफ द कोड कंटेन्स हाउ मेनी सेक्शंस? यस, 154, 156, 158, 159। क्विक। The body of the code contains how many sections? CPC में कितने प्रावधान है? देखो कितना सिंपल सवाल है। क्वेश्चन नंबर 36। यस, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 158 सेक्शंस है हमारे सीपीसी के अंदर। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, सेकंड अपील लाइज फ्रॉम डिक्री अपीलेबल ऑर्डर्स बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। यस, क्विक। सेकंड अपील किस चीज से लाई करती है? डिक्री से करती है, अपीलेबल ऑर्डर से करती है, दोनों से कर सकती है या किसी से नहीं? सेकंड अपील। ठीक है, आई एम गेटिंग वन आंसर फ्रॉम शालिनी। रिनी बी कह रही है। रिनी बी आप कैसे कह रहे हैं इसको आपको सोचना पड़ेगा। अपीलेबल ऑर्डर, देखो ऑर्डर से अपील जा सकती है अगर ऑर्डर 43 की लिस्ट में वो चीज मेंशन्ड है। अगर 43 में वो चीज मेंशन नहीं है तो ऑर्डर से अपील नहीं जाता है। नंबर 2, सेक्शन नंबर 104 में सब सेक्शन 2 है, लास्ट में एक लाइन लिखी गई है कि कोई भी ऑर्डर अगर अपीलेबल नहीं है तो कोई अपील नहीं जाएगा, और सेकंड अपील ऑर्डर्स के केसेस में जनरली फॉल नहीं करती है। सो क्वेश्चन नंबर 37 का जो राइट आंसर होगा दैट इज सेकंड अपील लाइज फ्रॉम द डिक्री। ठीक है, लेकिन सेकंड अपील डिक्री से जा सकता है प्रोवाइडेड इट इज ऑन द सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। सेक्शन नंबर 100 से हम इसको रेगुलेट करते हैं, वो एक अलग विषय है, लेकिन डिक्री से सेकंड अपील फिर भी जा सकता है। अपीलेबल ऑर्डर्स जो होते हैं वो सिर्फ फर्स्ट अपील जाती है ऑर्डर से, वो भी तब अगर ऑर्डर 43 की लिस्ट में वो चीज मेंशन्ड है। सेकंड अपील ऑर्डर्स के अगेंस्ट नहीं जाएगा। नेक्स्ट वन इज द कॉम्पिटेंसी in section 11 has no reference to pecuniary jurisdiction, territorial subject matter, all of the above। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो रेस जुडिकाटा की जब हम बात करते हैं ना सेक्शन नंबर 11 के अंदर, तो वहां पे लिखा गया था कोर्ट मस्ट बी कॉम्पिटेंट, है ना, फॉर्मर कोर्ट मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू ट्राई द सब्सिक्वेंट सूट, ये चीज लिखी होती है। सो यहाँ पे फॉर्मर कोर्ट मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू ट्राई व्हाट? पेक्युनियरी जुरिसडिक्शंस का होना चाहिए, टेरिटोरियल सब्जेक्ट मैटर, या सारी होनी चाहिए। कॉम्पिटेंसी इन सेक्शन 11 हैज नो रेफरेंस टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स? यस एवरीवन, competency in section 11 has no reference to which of the following? सोच समझ के जवाब दीजिएगा। यस, देखो आप लोगों के साथ हमने सेक्शन नंबर 11 डिस्कस किया है क्लासेस में, एक्सप्लेनेशन नंबर 8 साथ में पढ़ा, तो आपको मैंने वहां पे एक चीज समझाई थी ना, लिमिटेड जुरिसडिक्शंस की। तो अगर फॉर्मर कोर्ट का पेक्युनियरी जुरिसडिक्शन लिमिटेड है तब भी रेस जुडिकाटा लग जाता है। फॉर्मर कोर्ट का सब्जेक्ट मैटर जुरिसडिक्शन लिमिटेड है तब भी रेस जुडिकाटा लग जाता है। आर यू पीपल गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, रिकलेक्ट करेंगे तो मेरे ख्याल से आ जाएगा। लेकिन सेक्शन 11 में फॉर्मर कोर्ट की टेरिटोरियल कॉम्पिटेंसी थी या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो कॉम्पिटेंसी इन सेक्शन 11 हैज नो रेफरेंस टू टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, इसका ध्यान रखिएगा। एक और चीज साथ में बता देता हूं कि रेस जुडिकाटा में सेक्शन 11 में कॉन्करेंट जुरिसडिक्शन वर्ड अगर आए कि सेक्शन 11 कहता ना दैट फॉर्मर कोर्ट मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू ट्राई द सब्सिक्वेंट सूट, वो फॉर्मर कोर्ट मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू ट्राई द सब्सिक्वेंट सूट में उसकी जो कॉम्पिटेंसी है वो उसकी पेक्युनरी और सब्जेक्ट मैटर जुरिसडिक्शन की बात करता है कि फॉर्मर कोर्ट का क्या पेक्युनरी और सब्जेक्ट मैटर जुरिसडिक्शन उस केस को सुनने का है या नहीं है, और अगर नहीं भी है तो भी लिमिटेड जुरिसडिक्शंस के बेसिस पे एक्सप्लेनेशन नंबर 8 हमें अप्लाई करके रेस जुडिकाटा लगा देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपको सवाल आता है कि सेक्शन 11 में कॉम्पिटेंसी किस चीज से वास्ता नहीं रखती, तो फॉर्मर कोर्ट की टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन से हमें बिल्कुल वास्ता नहीं है। नंबर 2, कॉन्करेंट जुरिसडिक्शन का अगर पॉइंट आता है तो आपको पेक्युनरी और सब्जेक्ट मैटर को जो है वो मेंशन करना है कि सेक्शन 11 के अंदर द कॉन्करेंट जुरिसडिक्शन मस्ट रिलेट टू पेक्युनरी और सब्जेक्ट मैटर जुरिसडिक्शंस ऑफ द कोर्ट, इसका ध्यान रखिएगा। एक्सप्लेनेशन नंबर 8 के अंदर हमने जैसे इसको डिस्कस किया वैसे ही इसको हम रिलेट करते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सेक्शन 11 में टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन का कोई मतलब नहीं है, कॉम्पिटेंसी हैज नो रेफरेंस टू द टेरिटोरियल जुरिसडिक्शंस। अगला सवाल, which of the following provision specifically provides that the provisions of section 11 will directly apply to the execution proceedings? कौन सी एक्सप्लेनेशन में ये लिखा है कि एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स में सेक्शन 11 जो रेस जुडिकाटा का कॉन्सेप्ट है वो लगता है? सो इट इज एक्सप्लेनेशन नंबर 4, 6, 7, 8।
एक्सप्लेनेशन नंबर 4, 6, 7 और 8। ये जो 6 पे जा रहे हैं, आर यू पीपल श्योर अबाउट दिस? 6 में रिप्रेजेंटेटिव सूट पे रेस जुडिकाटा लगता है या नहीं लगता है? और अगर लगता है तो कौन सा एक्सप्लेनेशन बताता है? यस एवरीवन, एक्सप्लेनेशन 6 रिप्रेजेंटेटिव सूट्स के लिए है, 4 कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा है, 8 लिमिटेड जुरिसडिक्शंस की बात है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस में एक फ्लॉ है, सी और डी में दोनों में ही 7 एक्सप्लेनेशन का जिक्र है। सो द राइट आंसर, वैसे मैंने यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है उसको हम राइट आंसर मार्क करेंगे, ऑप्शन नंबर डी में एक्सप्लेनेशन नंबर 8 लिखना था। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दैट इज एक्सप्लेनेशन नंबर 7 टू सेक्शन नंबर 11 टॉक्स अबाउट कि एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स पे रेस जुडिकाटा लगेगा। अगला सवाल, where the sole defendant dies, the suit shall abate, the suit shall continue against his LRs, the suit shall not abate if the right to sue survives both A and B. Yes everyone, ये वैसे क्वेश्चन आपका ऑर्डर नंबर 22 से रिलेट करता है। जिन्होंने सीपीसी पूरा पढ़ा होगा, आई बिलीव ओनली दोस पर्सन कैन आंसर। अ सोल डिफेंडेंट इज देयर इन अ सूट, ही डाइज, तो अगर उस सोल डिफेंडेंट का राइट टू सू सर्वाइव कर रहा हो, ठीक है, मतलब उसके अगेंस्ट जो हमने केस किया वो व्यक्ति के मरने के बाद भी उसके एलआरस के अगेंस्ट अगर केस चल सकता है, तो हम कहेंगे उसका राइट टू सू सर्वाइव करता है। और अगर राइट टू सू सर्वाइव कर रहा है तो सूट अबेट नहीं होता है। ठीक है, सूट अबेट नहीं होता है। और तो इसमें जो ऑप्शंस है, जैसे लिखा है कि सूट शैल अबेट, द आंसर इज नो, द सूट शैल बी कंटिन्यूड अगेंस्ट हिज एलआर। सो ऐसा तभी होगा ना अगर राइट टू सूट सर्वाइव कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर बी और सी में द बेटर ऑप्शन व्हिच वी हैव इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सूट शैल नॉट अबेट इफ द राइट टू सू सर्वाइव्स। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अंजना ने भी एक आंसर दिया है मुझे अभी भी। चलो अगले सवाल पे आते हैं। सेक्शन नंबर 34 ऑफ सीपीसी डज नॉट अप्लाइज टू, देखो सेक्शन नंबर 34 सीपीसी का इंटरेस्ट की बात करता है। इंटरेस्ट, ठीक है, कि जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति ने रिकवरी ऑफ मनी का केस किया और वो कहते हैं कि सर मुझे ब्याज भी चाहिए, तो कौन से टाइम पीरियड का इंटरेस्ट जो है उसे नहीं मिलता है, कौन से टाइम पीरियड का ब्याज जो है उसे नहीं मिलेगा। सेक्शन 34 ऑफ सीपीसी डज नॉट अप्लाइज टू इंटरेस्ट प्रायर टू द सूट, during the pendency, interest from the date of decree, none of the above. So option number A जो है that is the right answer. Section number 34 does not applies to the interest prior to the suit. सूट फाइल करने से पहले आपको जो भी ब्याज बनना था वो आपको सेक्शन 34 के दरमियान नहीं मिलता है। सो क्वेश्चन नंबर 41 का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। सो इज इट क्लियर? ये अभी सेक्शन नंबर 34 में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, जब क्लासेस में सीपीसी हम कर ही रहे हैं। सो व्हेन इट कम्स टू द इंटरेस्ट कितना पे करना है और क्या इंटरेस्ट कोर्ट अपने हिसाब से कैसे उस पे